देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया और राज्य सरकार सलून और पार्लर खोलने के लिए युवाओं को ट्रेन करेगी। ये एक बड़ी बात कही उन्होंने और इसके लिए अनुदान भी देगी। सरकार की मदद से राज्य में सलून और ब्यूटी पार्लर्स खोले जाएंगे। हर नगर निगम क्षेत्र में 10 सलून सरकार की मदद से खोले जाएंगे, तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में 5 सलून, जबकि नगर पंचायत क्षेत्र में 3 सलून खोले जाएंगे। सरकार इन सलून और ब्यूटी पार्लर्स को खोलने के लिए अनुदान देगी और युवाओं को रोजगार के लिए ट्रेन भी करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शहर से संवाद कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे और इसी दौरान पूरे प्रदेश के निकाय प्रमुख भी मौजूद थे। सीएम धामी का ये बड़ा बयान इसी कार्यक्रम के दौरान रहा। एक घोषणा और करता हूं, प्रदेश में जो वर्तमान स्थिति है, इन सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में स्थानीय भाई बहनों को प्रशिक्षित करके हाईटेक हेयर सैलून पार्लर स्थापित करने के लिए भी उपलब्ध कराए जाएंगे। नगर निगम में 10 हाईटेक हेयर सैलून, नगर पालिकाओं में 5 और नगर पंचायतों में 3 हम प्रथम उस पर जो है सहायता और अनुदान यहां से प्रदान करेंगे कि वो संचालित हो, और जैसे जैसे आप सबकी डिमांड क्रिएट होगी उसके आधार पर भी काम करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर, देहरादून पहुंची 40 सांसदों की संयुक्त संसदीय समिति। अगले 2 दिन उत्तराखंड में रहेगी जेपीसी। आज राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेगा ये दल। मुख्यमंत्री धामी से भी मुलाकात करेंगे। सांसद, राजनीतिक दलों से भी चर्चा का कार्यक्रम है। नैनीताल हाईकोर्ट में एक बार फिर से शक्तिमान घोड़े की मौत मामले में सुनवाई होगी और इस मामले में हाईकोर्ट पहले भी सुनवाई कर चुका है। अदालत ने पूरे केस में गणेश जोशी को दोषमुक्त करार दिया था। गणेश जोशी पर घोड़े को मारने का आरोप लगा है। वहीं कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। 9 जून को इस मामले में फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें, साल 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस के घोड़े शक्तिमान जख्मी होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी बाद में, और गणेश जोशी पर आरोप लगा था कि उन्होंने ही घोड़े पर हमला किया, जिसकी वजह से वो बिदक गया, नाले में गिरा और जख्मी होकर वो मारा गया। हालांकि हाईकोर्ट ने गणेश जोशी को पहले ही दोष मुक्त दे दिया है लंबी सुनवाई के बाद, लेकिन अब अदालत के फैसले को फिर चुनौती दी जा रही है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने राज्य के मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड मदरसों के सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर शामिल करने का फैसला लिया। अब उत्तराखंड में मदरसों में 12वीं तक के छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में बताया जाएगा। उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड में तकरीबन 450 मदरसे रजिस्टर्ड हैं और इन मदरसों में 50,000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर उन्हें बधाई दी थी। कासमी ने कहा था कि नए पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का चैप्टर शामिल किया जाएगा और इसे लेकर जल्द ही समिति की बैठक बुलाई जाएगी। हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। तो मदरसों में भी ऑपरेशन सिंदूर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सीएम धामी ने इस बड़े फैसले पर कहा कि सिर्फ मदरसे ही नहीं बल्कि सभी जगह ऑपरेशन सिंदूर पढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने भारतीय सेना का पराक्रम देखा और पीएम मोदी के सटीक फैसलों ने बता दिया कि भारत की ओर अगर कोई आंख उठाता है तो उसका अंजाम क्या होता है। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा।
उत्तराखंड में सरकार पहली खेल यूनिवर्सिटी खोलने का ऐलान कर चुकी है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की राह में वन विभाग का रोड़ा बहुत बड़ा है, क्योंकि हल्द्वानी में जिस जगह पर खेल यूनिवर्सिटी को बनाया जाना है वो फॉरेस्ट लैंड है। राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से जोश में आई सरकार ने उत्तराखंड की हल्द्वानी में प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला लिया है। हल्द्वानी के गौलापार में बने इस इंटरनेशनल स्टेडियम की इन खेल सुविधाओं का ही यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल होना है, लेकिन यूनिवर्सिटी तभी जमीन पर उतर पाएगी जब यहाँ हॉस्टल के साथ यूनिवर्सिटी बिल्डिंग बनकर तैयार होगी। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि वन विभाग ने इस पर अड़ंगा लगा दिया है। वन विभाग के भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया गतिमान है, जिसमें अभी हमने मालधन जोड़ में भूमि चयनित की थी और उसमें केंद्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा आपत्ति लगा दी गई है और उनके द्वारा सुझाव दिया गया है कि आप अपनी ही राजस्व की भूमि देखें या वन पंचायत की भूमि का आप चयन करें। हालांकि खेल मंत्री का दावा है कि उन्होंने अधिकारियों को खेल यूनिवर्सिटी शुरू करने के लिए अगस्त तक का वक्त दिया है, तब तक सभी परेशानियों को दूर कर लिया जाएगा। तो इसको हमने एक प्लान ये सोचा था कि हम इसे आने वाले समय में इसको निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का हिस्सा है ही ये। इसको जो विभाग को अभी हमने लक्ष्य दिया है कि वे 29 अगस्त को जब हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस होगा, उस दिवस पर हम लोग अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का हम उस दिन स्थापना करें, उसकी भूमि पूजन करें और उसका संचालन भी जो है इन साधनों को उससे जोड़ते हुए उसका संचालन भी यहाँ से प्रारंभ हो। तो एक लक्ष्य दिया है, ये इंस्ट्रक्शंस के रूप में भी है और लक्ष्य के रूप में भी है। जाहिर है सरकार का लक्ष्य अगले 3 महीनों में खेल यूनिवर्सिटी शुरू करने का है, जिससे खेल यूनिवर्सिटी बनने से उत्तराखंड से वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी और कोच मिल सके। लेकिन वन विभाग की एक छोटी सी क्वेरी से इस काम में लेट लतीफी हो सकती है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ में धारचूला लिपुलेख हाईवे देश की सुरक्षा के लिहाज से तो अहम है, साथ ही आदि कैलाश और मानसरोवर जैसी यात्राएं भी इसी हाईवे के जरिए होती हैं। इस हाईवे के बनने से भारत चीन की दहलीज तक पहुंचा है। बावजूद इसके अभी भी यहां सफर करना आसान नहीं है और ऐसे में अब इस हाईवे को डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड 2020 में बन गई थी। इस रोड के बनने से बॉर्डर की चौकसी तो तेज हुई ही है, साथ ही लोगों की राह भी आसान हुई है। लेकिन हिमालय में बनी रोड पर आए दिन होने वाले लैंडस्लाइड इसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। आलम है कि दरकती पहाड़ियां हर समय यात्रियों की परीक्षा लेती हैं। ऐसे में अब इस रोड को डबल लेन में तब्दील किया जा रहा है। पहले चरण में धारचूला से तवाघाट तक 18 किलोमीटर के हाईवे को डबल किया जा रहा है, जिस कारण यहां अक्सर लैंडस्लाइड की घटनाएं भी हो रही हैं। धारचूला के बाद तवाघाट होते हुए हमारा छियालेख होते हुए हमको गांव गुंजी तक और गुंजी से काला पानी से आगे लिपुलेख तक, इस पर हमारा भारत सरकार के बीआरओ विभाग के माध्यम से हम काम को करा रहे हैं और जिसमें अभी फिलहाल हमने उस काम करने का टेंडर भी हमारा अवार्ड हो गया है। इसी रोड की मदद से सुरक्षा बल जहां चाइना बॉर्डर तक पहुंचते हैं, वहीं आदि कैलाश और मानसरोवर जाने वाली यात्रियों की राह भी यहीं से गुजरती है। तवाघाट से गुंजी तक ये रोड काफी हद तक ठीक है, लेकिन इस रूट में दर्जनों ऐसे डेंजर जोन मौजूद हैं जिन्हें पार करना अभी भी आसान नहीं है। ऐसे में बीआरओ पूरे लिपुलेख बॉर्डर तक हाईवे को डबल लेन करने जा रहा है। यही नहीं, पर्यटन महकमा भी यहां जरूरी सुविधाएं जुटाने का प्लान बना रहा है। चाहते हैं कि वहां व्यवस्था हो आदि कैलाश के अंदर और वहां लोग दूर से दर्शन कर सकें। त्रिशूल भी वहां पर है, उसका भी दर्शन कर सकें। नंदी को भी स्थापित किया गया, उसका भी दर्शन कर सकें। और अगर पहाड़ की तरफ आप जाएंगे तो एवलांच आता है, पत्थर गिरते हैं, तो उनसे हमें बचना चाहिए। हिमालय की चोटी में बनी रोड को डबल लेन में तब्दील करना कई चुनौतियों को पार करने जैसा है। ऐसे में अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक रहा तो आदि कैलाश और मानसरोवर यात्रा का सफर तो शानदार होगा ही, साथ ही भारत, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन तक हिंदुस्तान की ताकत फिर दिखाई देगी। न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर चल रही हैं। ज्योति पर पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं देने के आरोप है। वहीं ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री बताती है कि वो कई बार उत्तराखंड भी आ चुकी है। उसने राज्य के कई संवेदनशील और धार्मिक स्थलों पर वीडियोज बनाए, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून से लेकर कैंची धाम और जागेश्वर तक शामिल है। ज्योति ने हर जगह कैमरा लेकर वीडियो शूट किया। अपने वीडियोस में वो धार्मिक स्थलों की व्यवस्थाओं, रहने खाने के खर्च और यहां तक कि फ्री रुकने की जगहों की भी जानकारी दे रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये यात्राएं सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए थी या इनका कोई गंभीर और छिपा हुआ मकसद भी था। प्रकरण है इस ब्लॉगर का, जिसको हरियाणा पुलिस ने डिटेन किया है। इसको हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि इन्होंने यहाँ पे ब्लॉग बनाया है, तो संबंधित के लिए जहाँ पे भी ये गई हैं वहाँ पे हम इसको जांच करवा रहे हैं। साथ साथ अगर कोई भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर सेंट्रल एजेंसीज अगर गढ़वाल रेंज से मांगती हैं तो हम उनको उसमें पूरा सहयोग करेंगे। हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां तेज हो चुकी है। पैदल रास्ते से बर्फ हटाने का काम पूरा हो चुका है। वहीं गुरुद्वारे को अब सजाया जा रहा है। टीम गोविंद घाट और घांघरिया पहुंच चुकी है। 22 मई को यात्रियों का पहला जत्था ऋषिकेश से रवाना होगा, जो 24 मई को गोविंद घाट से पंच प्यारों की अगुवाई में हेमकुंड साहिब रवाना होगा और 25 मई को सुबह पहला जत्था हेमकुंड साहिब पहुंचेगा। उत्तराखंड के लिए 2027 में सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन होने वाला है, जब हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगेगा। कुंभ में अभी 1.5 साल है, पर प्रयागराज कुंभ में जिस तरह से इस बार सैलाब उमड़ा, उसे देखते हुए अभी से ही हाई लेवल तैयारियों की बात कही जा रही है। प्रयागराज में इस साल 144 साल बाद आने वाला महाकुंभ हुआ, तो 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम पर आस्था की डुबकी लगाई। आस्था और श्रद्धालुओं के इसी सैलाब को देखते हुए हरिद्वार अर्ध कुंभ का प्लान होगा। 2021 में हरिद्वार में कोविड के दौरान कुंभ हुआ, ऐसे में कुंभ में भीड़ सीमित रही। लेकिन 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ में सबसे बड़ी चुनौती क्राउड मैनेजमेंट की होगी। प्रयागराज कुंभ में शाही स्नान के दौरान आसपास के राज्यों से उमड़ी भीड़ से घंटों ट्रैफिक जाम की नौबत आई। ऐसे में दिल्ली, यूपी, हरियाणा से नजदीक होने के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना तय है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक हरिद्वार में गंगा की मुख्य धारा पर व्यवस्था बनाई जाएगी, ताकि स्नान के लिए आने वाली भीड़ को मैनेज किया जा सके। 2016 के नोटिफिकेशन के मुताबिक देवप्रयाग तक कुंभ क्षेत्र घोषित किया गया, लेकिन 2021 कुंभ सीमित रहा, पर असल परीक्षा 2027 के अर्ध कुंभ में होगी। हिमालय से बहती हुई जो गंगा है वो धरती पर हरिद्वार में ही उतरती है, तो निश्चित रूप में इसका बड़ा महत्व है। चंडी घाट का मनसा देवी के स्तर पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और बहुत ही इम्पोर्टेंट स्थल है, तो निश्चित रूप में जो हमारा अर्ध कुंभ होगी उसको बड़े हर्षोल्लास से हम लोग बनाएंगे। स्केल हाई होने के साथ साथ जो नीलधारा का जो परिसर है उसको भी हम उपयोग में लाएंगे। साधु संतों से प्रार्थना करेंगे कि जो हमारी ट्रेडिशनल जो हमारा स्नान करने का स्थान है उसको वो अपनाएं। आज इनको अभी से काम शुरू करना चाहिए। कुंभ क्षेत्र को विस्तारित किए बिना जो है आप परेशानी में फंसेंगे। आप यदि इसी क्षमता के साथ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो फिर आप अपने लिए और उत्तराखंड के लिए मुश्किल आमंत्रित कर रहे हैं। महाकुंभ हो या अर्ध कुंभ, सबसे बड़ा रोल संतों और अखाड़ों का होता है, जिन्हें अपने कैंप लगाने की बड़ी जगह की जरूरत पड़ती है। तो शाही स्नान के दिन संगम हो या हर की पैड़ी, अखाड़े ही स्नान करते हैं। ऐसे में संत भी मानते हैं कि 2027 में भीड़ को देखते हुए अभी से व्यवस्था बनानी होगी। पर्याप्त समय है सरकार के प्रशासन के पास, और ढंग से अगर सुचारू रूप से काम जारी रहा तो समस्या का समाधान हो जाएगा। भीड़ तो वैसे भी हरिद्वार में कुंभ जैसी मिनी कुंभ तो होता ही है, रोज भीड़ होती रहती है, महीने में 2-4 बार तो हो ही जाती है विशेष पर्वों पे। लेकिन कुछ न कुछ इसका प्रशासन जो है इसका कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।
प्रयागराज कुंभ में जुटी भीड़ बताने के लिए काफी है कि सामान्य हालात में होने वाले हरिद्वार अर्ध कुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ेगा। लिहाजा भीड़ को दिमाग में रखते हुए ही कैंप और स्नान से लेकर ट्रैफिक का प्लान करना होगा और तैयारी के लिए अभी करीब 1.5 साल है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। 16वें वित्त आयोग की टीम नैनीताल में है और आज टीम पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों से बातचीत करेगी। पर्यटन से जुड़े लोगों का सुझाव लेगी। इससे पहले मंगलवार को टीम ने नैनीताल के चौंफी अलचौना के ग्रामीण इलाकों में किसानों से बातचीत की थी। कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ टीम का स्वागत किया गया था, जिसके बाद वित्त आयोग की टीम ने खेती और बागवानी की जानकारी किसानों से ली। इस दौरान किसानों ने जंगली जानवरों और मंडी समेत कई तरह की समस्याओं की बात कही, साथ ही कई सुझाव भी दिए। साथ ही टाई फंड और अनटाई फंड में भी बदलाव की मांग की गई। 16वें वित्त आयोग की टीम जो हमारे ग्राम सभा अलचौना में पहुंची, इससे जो है हमारे किसान सभी उत्साहित हैं। विभिन्न प्रकार की जो है समस्याएं हर किसान भाई ने अपनी रखी है, तो उसमें भी मुझे जो है फेंसिंग और जो सोलर लाइट के बारे में कहने का मौका मिला, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, अगर फेंसिंग और सोलर लाइट हर किसान के खेत तक, घर तक पहुंच जाएगी तो जंगली जानवरों से हम निजात पाएंगे। और तो मेरा एक सुझाव था कि आप कम से कम टाइट फंड को 10% कर दिया जाए और अनटाइट को 90% कर दिया जाए, नंबर 1। दूसरा, ये पर्यटन स्थल है। हम चाहते हैं कि जो हमें 16वां वित्त मिलेगा, उस 16वां वित्त को हम कम से कम अपने होटल बना सकें, अपने व्यू पॉइंट बना सकें, कुछ ऐसे परिसंपत्तियों का पुनर्सर्जन कर सकें। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया और आयोग के अन्य सदस्य मंगलवार को भगवान केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए, देशवासियों के सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। बाबा केदार के दर्शन के पश्चात डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने केदारपुरी में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने केदारनाथ में हो रहे विकास एवं पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि 15 जुलाई से पहले पंचायत चुनाव करा लिए जाएंगे और इसके लिए जरूरी आरक्षण तय करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर करीब अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। राज्य की सभी पंचायतों में 15 जुलाई से पहले चुनाव कराए जाएंगे। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। राजभवन से पंचायत एक्ट में संशोधन को लेकर मंजूरी मिलने के बाद पंचायतों में आरक्षण तय करने के लिए मशक्कत शुरू हो गई है। जिलों से पंचायतों का जरूरी डेटा मंगवाया जा रहा है। इस महीने के अंत तक किसी भी समय चुनाव का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। नहीं, पंचायत चुनाव के संबंध में ऐसी अनिश्चितता की स्थिति नहीं है। सरकार अपने स्तर पर तैयारी कर रही है और हमारी कोशिश है कि हम जुलाई के पहले पक्ष में, प्रथम पक्ष में 15 जुलाई तक पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर लें। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची से लेकर बैलेट पेपर छपवाने तक की अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 1 करोड़ से अधिक बैलेट पेपर प्रिंट करवा लिए गए हैं। चुनाव 3 चरणों में संपन्न कराए जाने का प्लान है। जैसे ही शासन से आरक्षण का प्लान आएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। प्रदेश में 7,499 ग्राम पंचायत हैं, जिनमें इतने ही उप प्रधान और प्रधानों का चुनाव होना है। इसके अलावा करीब 55,000 से अधिक ग्राम पंचायत सदस्यों का चुनाव होना है। करीब 3,000 बीडीसी मेंबर और 358 जिला पंचायत सदस्यों का भी चुनाव होना है। इसी तरह 89 प्रमुख और 12 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है। जो भी आयोग स्तर पे तैयारियां होती हैं, समस्त तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। तैयारियों की शुरुआत होती है हमारी निर्वाचक नामावली से, तो वोटर लिस्ट हमारी बिल्कुल सभी जनपदों में तैयार हो चुकी है और उसमें जो भी संशोधन, विलोपन, उपमार्जन इत्यादि होता है, वो सब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। वो सब चीज़ें भी हमारी लगातार चल रही हैं। ग्राम पंचायतों से लेकर सियासी दलों तक चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने लोगों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में शहर से लेकर गांव तक चुनावी रंग भी चढ़ता हुआ नजर आने लगेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
इधर बद्रीनाथ धाम में विद्युत विभाग की लापरवाही दिखी है। यहां के माणा बस अड्डे के पास लगे बिजली के तारों में काफी देर तक स्पार्किंग होती रही। एक बड़ा खतरा यहां पर देखने को मिला। हालांकि विभाग ने मौके पर पहुंचकर फॉल्ट को ठीक किया, लेकिन बहुत देर तक यहां लोग दहशत में रहे कि अगर इस चिंगारी की वजह से कोई बड़ा हादसा होता है तब क्या होगा। नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 ने ताकुला गांधी ग्राम में 2 करोड़ खर्च करने के बाद भी एस्ट्रो विलेज की बदहाली की खबर दिखाई थी। खबर के बाद नैनीताल पर्यटन महकमा हरकत में आया और अब इस पहाड़ी शैली में बने एस्ट्रो विलेज के टेंडर दिए गए हैं। कुल 21 लाख में 1 साल के लिए टेंडर दिया गया है। आपको बता दें, नैनीताल के ताकुला में 2 साल पहले ही एस्ट्रो विलेज का काम पूरा हो गया था। पहाड़ी शैली में भवनों का निर्माण हुआ था जो कि बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी बदहाली की मार पड़ रही है। यहाँ न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने के बाद अब पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन इसके सुध लेने के लिए हरकत में आया। एस्ट्रो विलेज का भी काम है और जसुली देवी धर्मशाला है, अन्य भी स्ट्रक्चर्स हैं। ये सब काम पूर्ण हो गए हैं, सिविल वर्क पूर्ण हो गए हैं। उसके बाद इनके संचालन की प्रक्रिया पर्यटन विभाग कर रहा है, जिसमें पर्यटन विभाग अपना टेंडर इत्यादि का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करके आगे जो ये है इसका संचालन है उसको शुरू करेगा। उत्तराखंड में इन दिनों प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें धड़ल्ले से चल रही हैं और कई रूट्स पर चल रही हैं। हालात अब ऐसे बन गए हैं कि इन प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसों की डग्गामारी के चलते उत्तराखंड रोडवेज को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन रोडवेज के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। देहरादून ऋषिकेश रूट पर दौड़ रही ये इलेक्ट्रिक बस सुविधाओं के मामले में वॉल्वो बसों को टक्कर दे रही है, लेकिन किराया रोडवेज की सामान्य बसों से 30% तक कम है। अवैध रूप से चल रही इन इलेक्ट्रिक बसों के पास रूट परमिट तक नहीं है, लेकिन फिर भी डग्गेमारी कर सड़कों से सवारियां उठा रही हैं और बिना बस अड्डे के अंदर गए अपनी जेबें भर रहे हैं। आम लोग भी कम पैसे में अच्छी सुविधा के चलते इन्हीं बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। हालत यह है कि प्राइवेट ऑपरेटर ने अपने चार्जिंग स्टेशन तक बना दिए हैं। अब इन इलेक्ट्रिक बसों के चलने से रोडवेज की पुरानी बसों में कोई बैठना नहीं चाहता। ये 4 गाड़ी चल रही है हमारी, और इनमें खासियत एक तो किराया कम है। ऋषिकेश से देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश चलती है, 100 रुपये किराया। ISPT से ISPT ही उतारेंगे। और दूसरा भागती बहुत है, चढ़ाई हो ये दोनों बराबर भागे। रोडवेज कर्मचारियों का साफ कहना है कि ये इलेक्ट्रिक बस अवैध रूप से चलाई जा रही है और इन पर किसी तरह की कोई लगाम नहीं है। रोडवेज की MD रीना जोशी से जब बात करने की कोशिश की गई तो पहले उन्होंने पूछे जाने वाले सवाल मांग दिए और फिर अपना फोन ही बंद कर दिया, जबकि कर्मचारी यूनियन का साफ कहना है कि मिली भगत से ये बसें चलाई जा रही हैं और इससे उत्तराखंड रोडवेज को हर रोज लाखों का घाटा हो रहा है। करीब 600 अवैध बसें, जिसमें इलेक्ट्रिक डीजल सब बसें हैं, अवैध बसें हैं जिनकी बुकिंग अवैध हो रही है और संचालन अवैध हो रहा है, और वो इसी वजह से टैक्स न देने की वजह से कम किराए में चला पा रहे हैं। और परिवहन निगम की स्थिति यह है कि सरकार और मैनेजमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ना तो नई आधुनिक बसें खरीदी जा रही हैं, बस बेड़ा बहुत पुराना हो चुका है और परिवहन निगम लगातार घाटे की तरफ जा रहा है। सिर्फ देहरादून ऋषिकेश ही नहीं बल्कि दिल्ली समेत अन्य रूट पर भी ये अवैध प्राइवेट इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और कम किराए के चलते जनता भी इनको पसंद कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि बिना किसी वैध परमिट के, बिना मंजूरी के ये प्राइवेट बसें कैसे राज्य की सड़कों पर दौड़ रही हैं और क्यों इन्हें मनमानी करने दी जा रही है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट।